हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स कुछ पर्यावरण अध्ययन के 2012 का ही पेपर है। आप जैसा कि जानते हो कि कुणाल शुक्ला स्टडीज़ में कुछ भी बकवास नहीं होती, तो 2012 का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग 3 में पूछा जाता है। इसमें भैया इसमें ये जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें पूरे पूरे मार्क्स हम लोगों को मिल सकते हैं। सी टेट में, मैं यूपी टेट में नहीं जाऊँगा, यूपी टेट में हाई लेवल का थोड़ा आता है, उसमें ज्योग्राफी सब भरी होती है, साइंस भरी होती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें पूछी जाती हैं पर्यावरण अध्ययन में, बहुत ही आसान और बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि आप उसमें पूरे पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना है और हमें अच्छे से तैयारी करनी है और सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। वन क्वेश्चन से लेके जितने भी क्वेश्चंस में से आएंगे, छोटे बड़े, हैवी, इजी, टफ, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन कितना टफ हो सकता है। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन का 2012 का क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है और ये क्यों सीटेट में आया और इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश में उपलब्ध कराना चाहिए। भैया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एकदम बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन करना है। क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में। आपने देखा होगा फर्स्ट टू फिफ्थ के जो जो मतलब बच्चे होते हैं, क्लासेस होती हैं, उन बच्चों के पास पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ की किताबें भी होती हैं ना। तो अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश में उपलब्ध कराना चाहिए। तो जो अभ्यास, जो एक्सरसाइज होती है बच्चों की, उसको कहा गया है, जो गतिविधियाँ होती हैं पाठ पर आधारित, उसको मतलब किस में उपलब्ध कराना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, और उन्हीं छोटे छोटे ऑप्शंस में से, इन छोटे छोटे ऑप्शंस में से हमें इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को सिर्फ परफेक्ट तरीके से देखेंगे, कोई ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन हमें कुछ ठीक लग सकते हैं, कुछ गलत लग सकते हैं, लेकिन हमें एकदम परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है फ्रेंड्स। तो लेट्स सी, देखते हैं हम यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे सही होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पाठ के अंत में, अगर हम पाठ के अंत में मतलब गतिविधियों को उपलब्ध कराएं, एक्सरसाइजेस को करवाएं, तो बच्चा पाठ समझ जाएगा। भैया बिल्कुल नहीं समझेगा। अगर चीज़ें पाठ, देखो बच्चे ने पाठ पढ़ लिया, उसके बाद आती है एक्सरसाइज की बारी और लास्ट में वो जाके एक्सरसाइज करेगा, तो भैया उसको या तो पाठ याद रख पाएगा या तो एक्सरसाइज कर पाएगा, दोनों चीज़ें बच्चा एक साथ नहीं कर पाएगा। तो भैया ये ऑप्शन एक हमें एकदम ठीक नहीं लग रहा। तो ऑप्शन बी देखते हैं। प्रकरणों में अंतःनिर्मित, प्रकरणों का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपिक। जो लोग इंग्लिश मीडियम से, उनको मैं समझा देना चाहता हूँ, प्रकरण मतलब होता है हमारा टॉपिक, जो मतलब चैप्टर का नेम होता है या जो टॉपिक होता है उसको हम प्रकरण कहते हैं। तो अगर हम गतिविधियों को, अभ्यास को मतलब प्रकरणों में अंतःनिर्मित करके मतलब बच्चों को देते हैं, तो वो चीज़ें समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। मान लिया बच्चे ने एक टॉपिक पढ़ लिया, तो उसके बाद उसको उसी पे आधारित अगर हम एक्सरसाइज करवा दें, गतिविधियाँ करवा दें, तो बच्चा पाठ को अच्छे से समझ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम एकदम 100% राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे, कोई 90-95% हम लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सारी चीज़ें अच्छे से सीखनी है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कितना टफ हो सकता है या इसको हमें किस तरह सॉल्व करना है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 62 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, मतलब जो पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक होते हैं उनको क्या करना चाहिए। अब ये बड़े बड़े लंबे लंबे हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन, एकदम फिट ऑप्शन इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। नहीं भैया, वो भैया टीचर किसका है, अगर वो टीचर पर्यावरण अध्ययन का है तो उसको सिर्फ पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बाकी प्रयोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वरना तो भैया वो पर्यावरण शिक्षक हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ से बच्चों। ऑप्शन बी अगर हम देखें यहाँ से, तो क्या कह रहा है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों की दृष्टि, ये तो सारे टीचर्स को करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं पर्यावरण अध्ययन का एक कोई विशेष टीचर ही ऐसा काम करे। तो भैया ये भी यहाँ पे ऑप्शन भी एकदम सही, मतलब एकदम ठीक ठीक नहीं लग रहा, इसको भी हम कैंसिल करते हैं, कर दिया भैया। ऑप्शन सी देखते हैं। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, तो सारे टीचरों को करना चाहिए, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। यहाँ पे भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
पर्यावरण अध्ययन मतलब जो ईवीएस का टीचर होगा वो उसे क्या करना चाहिए, वो किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, ये चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं आप आंसर दे सकते हो, है ना। ये चीज़ समझने की कोशिश करिए आप थोड़ा। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करेंगे, सम्मान देना चाहिए, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये तो भैया आम चीज़ होगी, ये तो करना ही चाहिए, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। भैया प्रयोग, प्रैक्टिकल पर्यावरण अध्ययन मतलब क्या होता है, मतलब हम जो एनवायरनमेंट आसपास की वस्तुओं के बारे में जो जानकारी लेते हैं। मान लिया जैसे हम जानते हैं कि मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, पर्यावरण में गैसें फैली हुई हैं। अब ये सब हम ये देख तो सकते नहीं, इसे हम प्रयोग के द्वारा लैब में करके सीख सकते हैं सारी चीज़ें। इसलिए यहाँ पे विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। हमें पर्यावरण को सीखने के लिए, जानने के लिए प्रयोग करते रहना चाहिए और उस पर जो शिक्षक है उसको बच्चों को प्रयोग करके दिखाना चाहिए ताकि बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझ सके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हम ऑप्शन नंबर डी 100% हमारा राइट आंसर है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर चलिए पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ठीक है भैया, क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक स्तर पर मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो आकलन अगर हमें करना हो तो उसका सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बेस्ट, यानी कि गुड बेटर बेस्ट में से हमसे सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे बताना है कि हम बच्चों का आकलन किस हिसाब से करें। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी में से हमें आंसर पिक करना पड़ेगा जो बेस्ट होगा। समझ गए भैया। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आवधिक परीक्षाएं मतलब जो अवधि में 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो कोई बेस्ट तरीका है बच्चों की आकलन करने का। नहीं, सिर्फ परीक्षा से ही बच्चे का आकलन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि परीक्षा में केवल बच्चे का मतलब क्या होता है, उसमें नंबर्स बच्चे को दिए जाते हैं उसके लिखित प्रदर्शन पर। ठीक है, तो ये पूरा उसका इवैल्यूएशन अच्छे से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक ठीक है लेकिन बेस्ट नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं चूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, गृह कार्य बच्चा जो घर में कार्य करता है उसके हिसाब से करेंगे। बिल्कुल नहीं भैया, बच्चा घर में कुछ भी करे, खेले कूदे डांस करे, उससे थोड़ी मतलब है। ये तो बिल्कुल गलत है। योगात्मक कार्य मतलब बच्चा अगर योगा एक्सरसाइज फिजिकल कोई टास्क कर रहा है सिर्फ उसके बेसिस पे हम लोग उसका आकलन करेंगे। नहीं, कोई बच्चे मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं, कुछ लोग फिजिकल टास्क अच्छे से कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़े से डल टाइप होते हैं बच्चे, तो उससे हम इसका इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। चौथा ऑप्शन हमारे पास फ्रेंड्स बचा है पोर्टफोलियो का। ध्यान से देखिए, पोर्टफोलियो जो इंग्लिश में है उनको मैं बता देना चाहूँ। पोर्टफोलियो का मतलब होता है, वैसे बहुत बच्चों को पता भी होगा पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक तरीके का बच्चों का डेटा होता है। क्या होता है पोर्टफोलियो? एक तरीके का बच्चों का डाटा होता है जिसमें हम बच्चों का क्या इवैल्यूएशन करते हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें उसमें बच्चों के बारे में लिखी होती हैं। सारा पूरा बच्चों की डिटेल मतलब एक उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से, स्टूडेंट पोर्टफोलियो के माध्यम से हम लोग क्या बच्चे का आकलन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट्स सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो आपके सामने है। आप इसको पढ़िए और दीजिए इसका जवाब। सही आंसर इसका क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, हम इसको करते हैं। क्या कह रहा है, एक शिक्षक पढ़ाते समय, शिक्षक आप भी शिक्षक बनने चले हो तो देखते हैं शिक्षक के बारे में क्या क्वेश्चन है। एक शिक्षक जो है पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्योंकि ये मतलब जो हम TLM यूज़ करते हैं, शारीरिक गतिविधियां करा के या बच्चों को श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्रियां उपलब्ध करा के जो हम लोग टीचिंग करते हैं, एक शिक्षक जो टीचिंग करता है, ठीक है, तो उसका ऐसा क्यों किया जाता है बच्चे के लिए। चलिए देखते हैं, ये 4 बड़े बड़े ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से देखते हैं कुछ सही आंसर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल नहीं भैया, बच्चों को दिशा परिवर्तन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों को हम सही चीज़ पढ़ाएंगे तो उनका फोकस चाहिए हमें, कोई दिशा भटकाने का काम तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, शिक्षक कर नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ से गलत हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जी हाँ, इंद्रियां मतलब जो आपके आँख नाक कान बाल ये सब क्या होती हैं, आपकी इंद्रियां होती हैं। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? क्योंकि जब हम बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ उपलब्ध करवाते हैं, उसके द्वारा टीचिंग मटीरियल, TLM आपने सुना होगा, टीचिंग लर्निंग मटीरियल के द्वारा अगर हम बच्चों को टीचिंग उपलब्ध कराते हैं तो क्या होता है, बच्चा उसमें और ज़्यादा फोकस होकर पढ़ता है। वो उसकी जो इंद्रियां हैं, मतलब आँखें, कान, ये सारी चीज़ें, वो और अलर्ट होकर वर्क करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप समझदार हो, आप समझ गए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्यों सही होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चा अपनी जो पूरा मेंटल और फिजिकल दोनों तौर पे वो अलर्ट रहता है और वो चीज़ों को अच्छे से सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारा। शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं? नहीं भैया, कोई इसलिए वो TLM नहीं होता कि मतलब बच्चे पढ़ते हैं ना और टीचर आराम से बेंच डाल के सो जाए, आराम करे, तो आराम वाला यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं? नहीं भैया, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में आते हैं सीटेट के, और ये सीटेट 2012 का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बहुत ही आसान पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, आप सब लोग इसको कर लोगे। तो आप मेरे साथ करते रहिए, चीज़ों को सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लेट्स वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी से इसका राइट आंसर चलिए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या कह रहा है हमारा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम चीज़ों को सॉल्व कैसे करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। बहुत होशियार है सीमा, वो क्या करती है, तुरंत पाठ को रटकर सीख लेती है। भैया इससे बड़े आप कोई चीज़ ही नहीं है। आप अगर रटकर सीख रहे हो तो सीखते रहो, क्या करना। जबकि लीना जो है, लीना उसकी दूसरी बहन है। सीमा की बहन कौन है? लीना। अब पता नहीं बहन है क्या है, उससे मतलब नहीं हमें। सीमा कोई लड़की है, वो प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, समझ गए। जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है वो चीज़ों को समझते हुए चलती है, यानी कि मस्तिष्क आलोडन यहाँ पे लिखा है। इसका भारी भरकम शब्द है थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब यही है कि चीज़ों को वो क्या करती है, थोड़ा सा चर्चा करके या चीज़ों को चारों तरफ से सीखती हुई चलती है, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। ठीक है, के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है लीना। ठीक है, यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ये कौन सा विकासात्मक सिद्धांत हो सकता है कि भैया जो सीमा लड़की है, सीमा नाम की जो लड़की है, वो तुरंत सीख लेती है, रटकर सीख लेती है चीज़ों को, और जो लीना नाम की लड़की है वो क्या करती है, वो धीरे धीरे सीखती है चीज़ों पे, चर्चा विषय ये सब चर्चा वर्चा करके थोड़ा सा देर में सीखती है। ठीक है, जो बच्ची है लीना। तो ये किस विकासात्मक सिद्धांत को संकेत करता है? ये चार ऑप्शन आपके पास है फ्रेंड्स। लेट्स सी हमारा कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। अरे वाह, पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया। क्यों करेक्ट मिल गया भैया? ये क्या है, कोई इसमें विभिन्नता है, व्यक्ति की विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या होता है? एक ये सिद्धांत भी होता है भैया। इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक सिद्धांत भी आ गया है। क्या सिद्धांत आ गया? व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता तो आप जानते हो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पावर्स होती हैं। कोई व्यक्ति फिजिकल टास्क अच्छे से कर सकता है, कोई व्यक्ति फिजिकल टास्क, मेंटल टास्क अच्छे से कर सकता है, किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को खेलने में ज़्यादा, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है। सारी चीज़ें क्या होती है? व्यक्ति विभिन्नताएँ होती हैं हमारी और आपकी। आप भी किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगी, किसी चीज़ में आप कमज़ोर भी होगी, वीक फील करते होगे। तो यहाँ पे आपको वीक फील नहीं करना है। आप कुणाल शुक्ला स्टडी जोन के साथ पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एकदम स्ट्रॉन्ग फील करिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फ्रेंड्स एकदम राइट हो जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत मिल रहा है, क्योंकि जो दो बच्चे हैं वो उसमें क्या है, उसमें व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। ठीक है, बाकी सामान्य से विशिष्ट की ओर निरंतरता, अंतः संबंध, इसका कोई लेना देना ही नहीं है भैया। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। जिसका लेना देना नहीं है उसको हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का, इसलिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप लोगों को समझना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी है, आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझना है और देखते हुए चलना है कि क्या क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है परफेक्ट आंसर की, तो हमें वो परफेक्ट आंसर यहाँ पे पिक करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है डैश के अलावा। भैया अलावा शब्द बहुत भारी भरकम शब्द है, कई बार इसको हम लोग मिस कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है,
हमारी जो क्वेश्चन तो छोड़ो, आंसर तो छोड़ो, पूरी धरती पलट जाती है इसके बाद। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को उसके अलावा मतलब हम लोग क्वेश्चन को समझते नहीं है पहली चीज़ तो, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, उससे हमारा नंबर कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये काम नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है कि मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। मतलब हमें ऐसी विधि पता करनी है इसमें से, ऑप्शंस में से, मतलब जो पर्यावरण अध्ययन की विधि ना हो, बाकी तीन जो होंगी वो पर्यावरण की विधियाँ होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं। ये आपके छोटे मोटे ऑप्शंस हैं। अब इन छोटे मोटे ऑप्शंस को पढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं कौन सा इसमें से राइट आंसर फ्रेंड्स हो सकता है। ठीक है, तो समस्या, अब भैया समस्या तो पर्यावरण की विधियाँ हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी पढ़ते हो या पर्यावरण के बारे में सीखते हो तो आपको समस्याएं आती हैं, तो वो चीज़ है उसमें। तो इसको, ये विधि है तो इसको हम लोग पिक नहीं करेंगे। हमें क्या पिक करना है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज़ करना है, जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो मतलब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ ना हो। सहयोगात्मक अधिगम, ये भी पर्यावरण का पार्ट है, ये भी एक विधि है, तो ये भी यही नहीं होगा। निर्देशित खोज, भैया निर्देशित खोज मतलब अगर हम पर्यावरण पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग नई नई खोजें भी करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं अपने लिए, अपने लेवल पे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी पर्यावरण पढ़ाने की विधियाँ में ही आ जा रहा है ना, तो ये भी हटाओ, ये भी गलत है। अब ये लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं क्या है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, बिल्कुल ये नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जब पर्यावरण पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग क्या चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली करके सीखते हैं सारी चीज़ें। अगर आपको बच्चों को मतलब नए नए तरीके के फूल बताने हैं तो क्या करोगे, आप सिर्फ मतलब उसको बता दोगे कि भैया गुलाब लाल होता है, ऐसे ऐसे होता है, मतलब इस तरह पढ़ाओगे तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। अगर उसको आप बाग में लेके या मतलब बगीचे में ले जाके चीज़ों को समझाओगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे फ्लावर के, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली करके सीख रहा है। सिर्फ व्याख्या देने से भैया पर्यावरण अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें यही ऑप्शन चूज़ करना था जो पर्यावरण की विधि ना हो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा पर्यावरण की विधि नहीं है। ठीक है भैया, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीटेट 2012 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, पढ़ते चलिए, चीज़ों को सीखते चलिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश में सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है भैया, बताइए इसमें किस चीज़ में सहायता करता है। जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब कविताएं और कहानियों का सहारा तो लेते ही, बच्चों को कविता के द्वारा, कहानी के द्वारा चीज़ें समझाई जाती हैं। ठीक है, वो किस में सहायता करता है ये चीज़ हमें बतानी है। तो उसके लिए हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, जो इसमें से ऑप्शन हमारा 100% फिट बैठेगा उसको हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में, नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे बात तो सही है कि मतलब विद्यार्थियों को ज़्यादा जोश दिलाने के लिए हम लोग कविता और कहानी के द्वारा पर्यावरण शिक्षण देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो तो करते ही हैं, लेकिन सिर्फ इसी के लिए ऐसा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई ना भैया। तो यहाँ पे हमें स्पेशल चीज़ें ढूंढनी है, क्वेश्चन का जो आंसर वो स्पेशल होना चाहिए, कोई आंसर ईजी आंसर नहीं मिलना चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने में, बिल्कुल नहीं। अगर आप पाठ को आनंदमयी बनाने के लिए कहानी का यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्यावरण पढ़ाने के लिए हम लोग जो कहानी भी यूज़ करते हैं वो प्रैक्टिकल कहानी होती है, तो वो कोई परियों वाली कहानी नहीं होती। तो पाठ को आनंदमयी बनाने के लिए, सिर्फ पाठ को आनंदमयी बनाने के लिए इस चीज़ का हम लोग प्रयोग नहीं करते। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको बच्चों को ऑस्ट्रेलिया या मतलब अमेरिका के पर्यावरण के बारे में कुछ बताना है कि वहाँ पे भैया ऐसे पक्षी पाए जाते हैं, वहाँ पे ऐसे जानवर पाए जाते हैं, तो आप कैसे बताओगे? क्या मतलब आप उनको अमेरिका ले जाओगे, ऑस्ट्रेलिया ले जाओगे? नहीं, ले ही नहीं जा सकते भैया, इट्स इम्पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कहानी के द्वारा या मतलब किसी तरीके की कविता के द्वारा उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसी
जानवर उपलब्ध हैं और वहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बहुत ही बारीकी से एक वर्ड छुपा हुआ है, क्या लिखा है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर, ठीक है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि हम स्थानीय पर्यावरण की बात करें, हम वैश्विक स्तर के पर्यावरण की बात भी कर सकते हैं। तो इसको एकदम स्ट्रांगली हमें पॉइंट अपना रखना है यहाँ पे। तो जो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2012 का पेपर है, तो आप इसको अच्छे से करते चलिए, ठीक है। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, कुछ आसान क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए कैसा कह रहा है, डिसलेक्सिया जो है मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। तो इसको तो एक लाइन में आपको आंसर देना है। कहीं भी डिसलेक्सिया पूछा जाए फ्रेंड्स, जो लोग इंग्लिश में उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, डिसलेक्सिया इस तरीके की स्पेलिंग होती है। तो ये डिसलेक्सिया होता क्या है, डिसलेक्सिया बेसिकली क्या होता है, जो पढ़ने की अक्षमता होती है। अगर हम चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे सामने किताब है, हम फिर भी उस चीज़ को नहीं पढ़ पा रहे, उसको गलत पढ़ रहे हैं, कोई त्रुटि कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तो इसका मतलब है कि जो बच्चा है हमारा वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। वो किस चीज़ से ग्रसित है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अक्षमता है फ्रेंड्स, ठीक है, अक्षमता है, कोई बीमारी नहीं है, अक्षमता है। पढ़ने में अक्षमता को डिसलेक्सिया ही कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी करते चलते हैं ना, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में आपको कवर करवा के मिलने वाले हैं सीटेट के। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए फटाक से, है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं सॉल्व करवा के दूंगा आपको। देखते ही हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते इसका परिणाम है, ऐसा क्यों करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेकार सा है, लेकिन इसमें आंसर बहुत ही अच्छा सा होने वाला है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बता दे रहा हूँ आपको। जो सहयोगात्मक अधिगम होता है, मतलब एक सहयोग के द्वारा जो अधिगम बच्चे आपस में करते हैं, ठीक है। जैसे एक 8वीं क्लास का बच्चा हो गया और एक 5वीं क्लास का बच्चा हो गया, दोनों साथ में बैठ के अधिगम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो 8वीं क्लास का बच्चा होता है वो 5वीं क्लास के बच्चे को चीज़ें अच्छे से समझा सकता है। क्यों समझा सकता है, आप जानते हो क्यों समझा सकता है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा दक्ष है, वो उससे हायर क्लास में, और उसको उससे ज़्यादा ज्ञान है ना, तभी तो वो समझा पा रहा है क्योंकि उसको उससे ज़्यादा ज्ञान है। तो इसी में से देखते हैं कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं, उसमें तो कोई 100% करेक्ट ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है या नहीं भी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या, उच्च नैतिक विकास होता है। नहीं भैया, नैतिक विकास का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है मतलब जो 8वीं क्लास का बच्चा है वो सिर्फ उसी टाइम के लिए उसको पढ़ा रहा हो, कोई ज़रूरी नहीं है वो बहुत अच्छा है इसलिए पढ़ा रहा है, ठीक है, वो दुष्ट भी हो सकता है। तो उच्च नैतिक विकास जैसी कोई चीज़ नहीं है उसमें। समूहों में द्वंद्व, समूहों में द्वंद्व, ये भी इसका जो राइट आंसर है ये भी नहीं होगा। गहन प्रतियोगिता, अब भैया प्रतियोगिता का तो कोई विषय ही नहीं आया। जब भैया एक क्लास 5th का बच्चा है और वो क्लास 8 के बच्चे के साथ पढ़ रहा है, तो भैया उसमें कंपटीशन हो ही नहीं सकता। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम कैंसिल करते जाइए तुरंत, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जो गलत लगे ना वहाँ पे फटाक से कैंसिल करिए, लेकिन लॉजिक के साथ कैंसिल करिए, क्यों, उसमें लॉजिक होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, बिल्कुल सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि भैया वो जो बड़ी क्लास का विद्यार्थी है उसमें क्या है, वो उच्च उपलब्धि वाला है, उसको वो हायर क्लास का है, तो वो चीज़ों को स्वगरिमा यानी कि उसके अंदर आत्मज्ञान जैसी चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए वो अच्छे से सहयोगात्मक अधिगम कराने में सक्षम है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, 100% करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, अल बरूनी जिस देश में आया उसका नाम क्या है, जिस देश से आया। अल बरूनी कोई मतलब पुराने समय का कोई मुस्लिम शासक था, वो किस देश से आया था, आपको उसका नाम बताना है। वैसे आप जानते हो कि बहुत सारे शासक ज़्यादातर अरब देश से आए हैं, जितने भी मुस्लिम हैं वो सब अरब देश से आए हुए हैं, तो उसमें से हमें पहचानना है। बांग्लादेश से आया था, ओमान से आया था, ओमान से आया था सॉरी, उज़्बेकिस्तान से आया था, या फिर अफ़गानिस्तान से आया था फ्रेंड्स। कौन से देश से ये अल बरूनी नाम का आतंकवादी आया था, मतलब सॉरी शासक आया था, जो भी है ये सब
अल-बरूनी वो कहाँ से आया था, वो उज़्बेकिस्तान से आया था फ्रेंड्स, ठीक है। और उसने एक किताब भी लिखी थी, अल-बरूनी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था क्या, तारीख़-ए-हिंद। वैसे तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर्यावरण में उठा के डाल दिया है भैया, तो क्या कर सकते हैं, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा चीज़ें, तो हम सीखते चलते हैं सारी चीज़ें। अल-बरूनी किस देश से आया था, वो उज़्बेकिस्तान से आया था, और वो मतलब कौन सी किताब उसने लिखी थी, तारीख़-ए-हिंद किताब लिखी थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहूँगा। आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो फिर आप लोग तो कमेंट करते हो, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तो कमेंट करिए इस वीडियो पे और लाइक करिए फ्रेंड्स, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। अपने सारे फ्रेंड्स में धड़ल्ले से शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जान सकें और पढ़ सकें। चलिए तब तक आप लोग भी आराम करिए, रजाई के अंदर एकदम ठंडी बहुत हो रही है।